ओम। नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते। कल पाठ चल रहा था, शायद 4 सूत्र हुए थे इसमें। समाहर ये अक्षपट के विषय में 5 सूत्र हो गए थे। छठा से करेंगे। सहग्राहिणः प्रतिभुवः कर्मोपजीविनः पुत्रा भ्रातरो भार्या दुहितरो भृत्याश्चास्य कर्मच्छेदं वहेयुः। सहग्राहिणः का मतलब जो अपने साथ सामान ले गए हैं, चोरी किया है, अपहरण किया है, ऐसे जो अध्यक्ष है, तो उनके विषय में क्या किया जाए। ये तो एक तो उनसे वापस से दे पैसे, उनसे नहीं होगा तो प्रतिभूत जो उसको का यानी चोरी होता हुआ जो देखा है पर रोका नहीं है। प्रतिभू का मतलब साक्षी होता है, तो जो साक्षी है उनकी चोरी में जो दूसरा अधिकारी जो उसको देखता रहा, रोका नहीं, वो दे देगा। अथवा उनके नीचे जो काम कर रहे हैं, जिनको पता है कि ये गड़बड़ कर रहा है पर उन्होंने कोई सूचना नहीं दी, रोका नहीं, वो देंगे। अथवा जिसने चोरी किया उसके पुत्र, उनके भाई, पत्नी, बेटी और उनके कर्मचारी, जिन्होंने उस चोरी के सामान का लाभ उठाया हो, तो वे इसको यानी वो क्षतिपूर्ति करे। यानी कुल मिलाकर जो अपहरण हुआ है वो वापस प्राप्त करना होगा। वो स्वयं नहीं देता है तो ये सारी व्यवस्था है। पहले तो कार्यालय के अंदर ही जो और अधिकारी ज्ञान रखते हैं, न भले वो साथ में मिले हैं नहीं मिले हैं इसकी जानकारी नहीं है, पर इतनी तो है कि उनके सामने हुआ है, उनको ये चोरी की जानकारी है, पर उन्होंने कोई रोका नहीं है। उनसे प्राप्त करावे, नहीं तो परिवार के लोगों से, नहीं तो उनके सेवकों से, जिनसे प्राप्त कर सकते हैं। यानी वो माल जहां पहुंच गया है वहां से वापस लेना होगा। यानी राजा जो है अपने एक पैसा भी चोरी होने नहीं देगा, क्योंकि प्रभाव नहीं रहेगा। इससे जो मुख्य अधिकारी है अपने नीचे अधिकारियों की चोरी करते समय कोई किसी प्रकार से ढील नहीं दे सकता। 350 अहोरात्राणां कर्म संवत्सरः। कर्म संवत्सर यानी काम करने का जो दिन गिने जाते हैं वेतन देने की दृष्टि से, वो एक साल में 354 दिन माने जाते हैं। ये 354 दिन जो है रे चांद्रमास के अनुसार, हालांकि व्याख्याकारों ने एक ऋतु में 2-2 दिन घटा के यानी 12 दिन घटा के ऐसा कुछ वो किया है, पर वो मुझे ठीक नहीं लगता। ये चांद्र संवत्सर है न, सामान्य रूप से जो वेतन है वो चांद्रमास के अनुसार दिया जाता है। तो चंद्रमा की जो मास है वो सारे गिनेंगे तो उसमें 354 355 इतने ही दिन आते हैं। सौर मास और चांद्रमास में लगभग 10 दिन का अंतर रहता है। इससे 3 साल में एक चांद्रमास में अधिक अधिमास आता है, वो इसी अंतर के कारण। अब क्योंकि महीने में एक बार वेतन देने इत्यादि की हिसाब करने की बात रही है, इससे साल में 354 दिन ही आते हैं। यानी
काम करने वालों के वेतन की दृष्टि से। तासाम् आषाढ़ी पर्यवसानम् ऊनम पूर्णम व दद्यात्। वे कर्मकरों का जो वेतन है वो आषाढ़ मास तक जो कुछ कमी रही है पहले का वो सारा जोड़ जोड़ के यानी उस दिन हिसाब खत्म कर देने। इनका जो अकाउंट बुक्स है वो आषाढ़ में खत्म होते हैं। जैसे आज वर्तमान समय में भारत में मार्च 31 को हिसाब किताब समाप्त होता है या कई देशों में दिसंबर 31 को होता है। तो कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार आषाढ़ मास तक हिसाब किताब खत्म होना चाहिए, श्रावण से नया शुरू होना चाहिए। और ये भी सार्वत्रिक नहीं होगा, अलग अलग देशों में अलग अलग व्यवस्था हो सकती है। स्थानीय अनेक बातें होती है, यानी क्या बोलते हो वहाँ की जो जलवायु, फसल या यानी जो मुख्य आय स्रोत है उसके आधार पर वो समय निर्धारित किया जा सकता है। जैसे आज भी देखते कई जगह पर दिवाली पर नए हिसाब किताब शुरू करते हैं, गुजरात वगैरह में वो साल भी दिवाली पे बदलते हैं। तो पूरे देश में अलग अलग होगा, पर कौटिल्य अर्थशास्त्र में आचार्य चाणक्य ने आषाढ़ को यहाँ माना है। आगे भी बातें आषाढ़ को लेकर आएंगे। करणाधिष्ठितम अधिमासकम कुर्यात्। अधिमास का निर्णय कार्यालय के अधिकारी निर्णय करें, यानी अक्षपटल के अधिकारी अधिमास का निर्णय करें। हालांकि ये निर्णय ज्योतिष शास्त्र के द्वारा किया जाता है, पर ये घोषणा जो है ना, अब अधिक मास शुरू हो गया है, ये मास का वेतन अतिरिक्त होगा, ये घोषणा कार्यालय के द्वारा हो। उपर्युक्त उचित अधिकारी वो निर्णय ले। अब अधिमासिक अधिमास है इस प्रकार से। अपसर्पाधिष्ठितं च प्रचारं प्रचारचरित्र संस्थानानि अनुपलभमानो हि। ये वैसे तो ये लगता है अपसर्पाधिष्ठितं च प्रचारम, इतना एक वाक्य होना चाहिए और आगे अलग वाक्य है। अपसर्प जो है ये एक प्रकार के गुप्तचर है जो बिल्कुल गुप्त होकर कार्य करते हैं। प्रचार का मतलब है फैलाव। ये जो गाणनिक्य का जो अक्षपटल है वो तो मुख्य केंद्र है दुर्ग के अंदर, किंतु जनपद के अंदर अनेकत्र तत्त स्थानीय कोश के आए हुए लेखन के लिए अलग अलग कार्यालय होंगे। पूरे देश में अनेक कार्यालय होंगे जिसको प्रचार कहते हैं। और वहाँ की जानकारी वह गुप्तचर जो है लगातार जाकर देवे। उसका जो काम है गुप्तचरों का रहेगा कि वहाँ क्या चल रहा है, कैसे है, ये सब जानकारी मुख्य जो गाणनिक्य है उसको जाकर देते रहे। क्योंकि प्रचार चरित्र संस्थानानि अनुपलभमानः, यानी प्रचार यानी विस्तार अपने विभिन्न कार्यालयों की, और वहाँ से उनकी चरित्र यानी उनके कामकाज, वो क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे हैं इत्यादि की जो जानकारी ना होने पर अनुपलभमानो हि प्रकृतः समुदयम् अज्ञानेन परिहापयति। वो अधिकृत होता हुआ भी लाभ को वो डुबो देगा। यदि मुख्य गाणनिक अध्यक्ष सब जगह की जानकारी नहीं रखता है तो उचित समय पे उचित निर्णय नहीं कर पाएगा, तो जो लाभ होना था उसको नुकसान में बदल देगा। उनको सारी जानकारी होनी चाहिए कहाँ क्या चल रहा है। उत्थान क्लेश सहत्वादालस्येन
शब्दादिष्विन्द्रियार्थेषु प्रमादेन संक्रोशाधर्मानर्थभीरुर्भयेन कार्यार्थिष्वनुग्रहबुद्धिः कामेन हिंसाबुद्धिः कोपेन विद्याद्रव्यवल्लभापाश्रयात् दर्पेण अंतरोपधानाल्लोभेन। ये पीछे वाक्य से समुदयम परिहापयति ये अनुवृत्ति है। ये किन किन दोषों से लाभ को डुबो देंगे ये बता रहे हैं। यानी अपने काम करने के लिए जो कष्ट उठाना पड़ता है वो ना उठाते हैं आलस्य के कारण। जिसके अंदर आलस्य दोष है वो कष्ट नहीं उठाएंगे, पड़ा रहेंगे। थोड़ी सी भी कुछ अलग से हटकर थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करना पड़े उसको टाल देंगे, तो ऐसे व्यक्ति लाभ को डुबो देगा। शब्दादिष्विन्द्रियार्थेषु प्रमादेन, इंद्रियों का अपने अर्थों में लगा के रखना है। पांचों ज्ञानेंद्रिय हैं, अपने अपने अर्थ के साथ उनका समयोग होना चाहिए। और लापरवाही करेंगे उसको अनदेखी कहते हैं। देखते हुए भी ना देखते की तरह व्यवहार करना, यह प्रमाद है। इससे भी डूब जाएगा, यानी व्यवस्था डूब जाएगी। संक्रोशाधर्मानर्थ भीरुर्भयेन, यानी कुछ करेंगे तो ऊपर अधिकारी को या साथ में काम करने वाले को गुस्सा आएगा, वो हम पे गुस्सा करेंगे, या ऐसा करने से अधर्म होगा, या ऐसा करने से मेरा भी नाश हो जाएगा अर्थ का। इस प्रकार जो डरता है वो अपने डर के कारण डुबो देगा। कहीं गड़बड़ हो रहा है तो रोकना चाहिए उसको। तो वहां कुछ डर लगता है कि कभी कुछ गड़बड़ ना हो जाए मेरे साथ, तो वो भय जो होता है उससे वो काम डुबो देता है, अर्थ को डुबो देगा। कार्यार्थिष्वनुग्रह बुद्धि कामेन, जो कार्यार्थी होते हैं अपने काम को लेकर आते हैं, अधिकारी या जो सामान्य जन भी अपना किसी काम को लेकर आते हैं, उनके प्रति अनुग्रह का जो दृष्टि, अनुग्रह की दृष्टि रखते हैं, तो वो कामना के कारण डूब जाएंगे। यानी वो यश की कामना होता है कि जो भी आया उसका भला करने की दृष्टि होती है ताकि मेरा अच्छा नाम हो जाए। जबकि अधिकारी को भला का जो भाव है अंदर छुपा के रखना है, नियम कानून व्यवस्था के अनुसार चलना होगा। वहां बिल्कुल उसको छोड़कर नहीं चल सकते। कोई छूट देना हो तो बहुत ऊंचे अधिकारी ही दे सकता है। सामान्य अधिकारी छूट देने लग जाए तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। व्यवस्था के अंदर किसी को लाभ पहुंचावे वो तो कोई बात नहीं है, पर कई बार ज्यादा ध्यान देने की, यानी ज्यादा कुछ कार्यार्थी को लाभ देने की दृष्टि रखते व्यवस्थाओं को छोड़ देते हैं तो गड़बड़ होगा। हिंसा बुद्धि ही कोपेना, तो जिसको हिंसा प्रवृत्ति वाला व्यक्ति गुस्सा कर करके काम बिगाड़ेगा। विद्या द्रव्य वल्लभापाश्रया दर्पेना, जो ज्यादा बड़ा विद्वान हो या ज्यादा धनवान हो अथवा राजा या बड़े उच्च अधिकारी मंत्री इत्यादि के निकट संबंधी हो तो अपने घमंड के कारण डुबो देगा। तुला मान तर्क उपधानात् लोभेन, यानी तुला है अथवा मान यानी मापने की जो रस्सी होती है, इसके अतिरिक्त तर्क आदि के द्वारा भी वो गड़बड़ करता है लोभ के कारण। तो ये सारे डूबने डुबोने की
प्रक्रियाएं हैं, किस प्रकार अधिकारी लोग काम को और लाभ को डुबो देंगे। तो इस पर जो मुख्य अधिकारी है इन प्रवृत्तियों पर ध्यान देता रहे तो व्यवस्था बनी रहेगी। तो ये दोष कैसे उत्पन्न हो सकते हैं बताया है। तेषामानुपूर्व्या यावानर्थोपधातः तावानेकोत्तरो दंड इति मानवाः। ऊपर जो दोष बताए गए हैं क्रम से एक एक आगे जो है ना उतना ज्यादा बलवान होगा, तो ना उतना ज्यादा बड़ा दोष होगा। तो जितना अर्थ का नाश हुआ है या जो भी गड़बड़ हुआ है पहले तो उतना ही दंड मिले, अगला दोष में दुगुना यानी एक एक गुना बढ़ता हुआ दंड मिलता जाए, ऐसे मनु जी के अनुयायी मानते। जैसे यहाँ सबसे पहले आलस्य है, आलस्य से शुरू करें तो जितना दोष था उतना दंड मिले, और आगे प्रमाद से गड़बड़ी हो जाए तो उससे दुगुना मिले, भय से गड़बड़ी हो जाए तो तिगुना मिले, काम से गड़बड़ हो जाए तो चौगुना। इस प्रकार आगे आगे बढ़ते उतने गुना वो बढ़ता जाएगा। ऐसा मनु जी के अनुयायियों का मत है। सर्वत्र राष्ट्रगुण इति पाराशराः। आचार्य पराशर के अनुयायियों के अनुसार 8 गुना दंड होना चाहिए सब जगह एक बराबर। दशगुण इति बृहस्पत्याः। बृहस्पति के अनुयायी तो 10 गुना दंड मानते हैं। विंशति गुण औशनसाः। औशनाः आचार्य के जो अनुयायी है वो 20 गुना दंड मानते हैं। यथापराधमिति कौटिल्यः। कौटिल्य जो है दंड निश्चित नहीं करते हैं, जैसा अपराध वैसे दंड देना चाहिए। यानी जितना गलती किया उतना, ऐसा नहीं अपराध उसने किस कारण से वो गड़बड़ी की और वो कितना बड़ा दोष है। एक रेगुलर जो होता है वो है, अथवा कुछ ज्यादा ही लापरवाही या ज्यादा जानबूझ के, ऐसा वो सारा परिस्थिति देखकर ही दंड देना चाहिए, ऐसा आचार्य कौटिल्य का मत है। गाननिख्यान आषाढ़ी मागच्छेयुः। गाननिख्यान वैसे नपुंसकलिंग बहुवचन किया है, अब इसका कह नहीं सकते। जाति अर्थ में नपुंसकलिंग का प्रयोग कई बार हो जाता है। तो विभिन्न देश में फैले हुए जो कार्यालय है वहाँ के जो अधिकारी सारे आषाढ़ मास में अक्षपटल आवे यानी दुर्ग में आवे, अपने हिसाब किताब और जो बचा हुआ जो धन है वो सब लेके आवे। आगतानां समुद्र पुस्त भांड नीविकानां एकत्र संभाषावरोधम कारयेत। जो भी आए हैं अपने मुद्रा पुस्तक भांड नीवी यानी बचा कुछ जो धन है ये सब लेकर जो आए हुए हैं उन सबको एक जगह रुकवा दे, पर आपस में बातचीत बिल्कुल ना करें। यानी व्यवस्था ऐसा हो कि वहां वो आपस में कोई बातचीत नहीं करेंगे, चुपचाप अपने क्रम के लिए प्रतीक्षा करते रहे, क्योंकि एक एक जाके वहां अपना सारा हिसाब सौंप देगा, तो अपना क्रम आएगा उसकी प्रतीक्षा करें। आय व्यय नीवीनाम अग्राणि श्रुत्वा नीवीम अवहारयेत। आय व्यय और नीवी के अग्र यानी अंतिम अमाउंट, कुल साल भर का इतना आय इतना व्यय और इतना बचा हुआ, इतना ही सुनना है, सारा साल भर का हिसाब नहीं सुनना है। इतना सुनकर ये बचा हुआ अमाउंट रिसीव करके उनको छुट्टी कर दे। यच्च अग्राद आयस्य अंतरवर्णे निव्या वर्धेत व्ययस्य व यत् परिहापयेत् तदष्टगुण
अष्टगुणम अध्यक्षम दापयेत। बाद में जब उनका पूरा रिकॉर्ड्स यानी पूरा जो हिसाब किताब चेक किया जाएगा, जहां भी आय पुस्तक में ज्यादा दिख रहा है, उसने जितना दिया बताया उससे ज्यादा आय है अथवा कम व्यय है, कुल मिलाकर नीवी पुस्तक में बढ़ता है, उसने दिया कम है, तो जो डिफरेंस है उसका 8 गुना वो देगा। यानी भूल चुक लेन देन वो 8 गुना करके होगा, बराबर करके नहीं होगा। यानी उनका दायित्व है कि कोई भूल चुक ना हो, यदि हो जाए तो 8 गुना करके देगा। विपर्यय तमेव प्रतिशत, कई बार उल्टा भी होता है। आय कम था ज्यादा दिखाया, व्यय ज्यादा था कम दिखाया, यानी गलती से कुछ व्यय उसमें एंट्री नहीं की, इस कारण से जो शेष बचना था उससे, यानी जो वास्तव में शेष होना था उसमें क्या कहते हैं, यानी आय ज्यादा दिखाया व्यय कम दिखाया तो शेष ज्यादा होगा, जबकि वास्तव में उतना नहीं है, पुस्तक में ज्यादा होगा वास्तव में कम होगा। और वो पुस्तक के अनुसार तो देना पड़ता है, पुस्तक के अनुसार ही देना पड़ता है, कम है तो अपनी तरफ से देगा, बाद में चेक करने पे पता चला कि इसमें तो कम है भैया, कुछ वापस मिलना चाहिए, तो उसका यहाँ जो है विपर्यय तमेव प्रतिस्यात् ये लिखा है। तमेव प्रतिस्यात् का अर्थ जो है, कुछ लोग ये करते हैं कि जो पुस्तक में है उसी के अनुसार उनको वापस दे दे, अथवा जो दिया सो हो गया, भैया आप तो दे दिया सो हो गया। ये दोनों प्रकार के अर्थ किए जाते हैं। वैसे तो हिसाब के अनुसार ही होवे, यानी ज्यादा जो दिया था वो वापस उनको दे दे, या ज्यादा ठीक लगता है। यथा कालमानागतानाम् अपुस्तनीविकानां वा देयदशबन्धो दण्डः। आषाढ़ मास में उनको आके हिसाब देना चाहिए था, पर जो आए नहीं है समय पे, अथवा आए हैं खाली हाथ से, या कुछ कमी रह गई, हिसाब किताब लिखने में कमी रह गई, नीवी पूरा जितना होना था लेके नहीं आया, इस प्रकार की स्थिति में जो देने योग्य धन है उसकी 10 गुना दंड मिलना चाहिए। कार्मिके चोपस्थिते कारणिकस्य अप्रतिबद्धतः पूर्वसाहसदंडः। अथवा कई बार उल्टा भी होता है, बेचारे पूरे देश के सारे अधिकारी आके अक्षपटल में बैठ गए, और जो अधिकारी था हिसाब किताब लेने वाला वो नहीं आता है, और सब बैठे रहे बेचारे इतनी दूर से आके, तो उस स्थिति में उनको जो अधिकारी है उनको पूर्व, यानी मुख्य कार्यालय के जो अधिकारी है उसको पूर्व साहस दंड मिलेगा। विपर्यय कार्मिकस्य द्विगुणः। ये तो पहले कहा था वो। विपर्यय का मतलब यानी मुख्य अधिकारी आया और नीचे अधिकारी नहीं आया है, ये इंटरनल चेकिंग की दृष्टि से, तो उस पे दुगुना दंड मिलना चाहिए।
प्रचार समम महामात्राः समग्राः श्रावयेयुः अविषम मात्राः। जो मुख्य अधिकारी है, राजा के पूछने पर पूरे देश के विभिन्न स्थानों से कहाँ से कितना क्या आय व्यय इत्यादि विवरण जैसा पूछा पूरा सुनावे, उल्टा पुल्टा ना सुनावे, जैसी स्थिति है वही सुनावे। पृथक भूतो मिथ्यावादी च एषा उत्तम दंडम दद्यात्। जो स्थिति है उससे अलग जो मिथ्या बोलते हैं तो उसको उत्तम साहस दंड दिया जाना चाहिए। यानी राजा या बड़ा अधिकारी के पूछने पर यथार्थ स्थिति सारे देश की जहां भी यानी जो पूछा जा रहा है उसका मुख्य अधिकारी यथार्थ स्थिति बताना चाहिए उनको। यानी राजा पूछे अथवा मंत्री पूछे, जो अपने से ऊंचे अधिकारी पूछ रहे तो सब सही सही बताना चाहिए, यानी उनको सही जानकारी बिल्कुल मुंह पे रहना चाहिए हर समय। अकृताहो रूपहरम मासमाकांक्षेत। जो कर आदि द्रव्य इकट्ठा करने का जो समय होता है, किसी जगह पर नहीं हुआ है तो कई बार नहीं हो पाता है, कई कारण होते हैं कि समय पर नहीं हो पाता है, तो 1 मास तक प्रतीक्षा कर सकते हैं। यानी उनको नियत समय पे जो होना था नहीं हुआ तो 1 मास और ग्रेस पीरियड दिया जा सकता है। मासादूर्ध्वम मासाद्विंशतोत्तरम दंडम दद्यात्। नहीं, द्विशतोत्तरम दंडम दद्यात्। 1 मास के बाद जो नहीं हो रहा है तो हर महीने 200 पण दंड देवे अधिकारी। जो इकट्ठा करना चाहिए था नहीं कर रहा है, 1 महीना बीत गया फिर भी नहीं कर रहा है, तो हर महीने के लिए उनके ऊपर 200 पण का दंड रहेगा। अल्पशेष नीविकम पंचरात्र आकांक्षेत ततः परम। जहां बहुत थोड़ा सा ही बचा हुआ है, ज्यादा नहीं है, उनको सिर्फ 5 ही दिन ग्रेस पीरियड मिलेगा, पूरा महीना नहीं मिलेगा, और उसके बाद उसी प्रकार दंड रहेगा। कोश पूर्वम अहोरूपहरम धर्म व्यवहार चरित्र संस्थान संकलन निर्वर्तनानुमान चार प्रयोगैरवेक्षेत। जो अधिकारी कोष के धन और रजिस्टर आदि आते हैं, उसको लेके आते हैं, उनका धर्म व्यवहार चरित्र संस्थान संकलन निर्वर्तनानुमान प्रचार प्रयोग अपेक्षित है। उनके धर्म व्यवहार कैसे है, उनका चरित्र कैसा है, उनकी जो कार्यालय उनकी काम करने की व्यवस्था कैसी है, जोड़ घटा आदि जो काम करता है वो कितना अच्छा करता है, और किस प्रकार उनके एग्जीक्यूशन है, ये सारे उनके हाव भाव चेष्टाओं से अंदाजा लगा ले और समझ ले, और बाकी कुछ बातें गुप्तचरों से प्राप्त करके अनुमान लगावे। यानी प्रत्येक अधिकारी के बारे में उनकी गुण दोष, उनकी योग्यता, उनकी कमी, क्या पॉजिटिव्स क्या नेगेटिव्स, उनसे पूरा अच्छे से परिचित हो। ये नहीं कि केवल बस में एक अधिकार हो, एक अधिकारी, ऐसा नहीं। अपने अधीन जो अन्य जो अपने नीचे वाले जो अधिकारी हैं उनके बारे में अच्छे से जानना चाहिए, ताकि
उनकी जो कमियां हैं वो पता चलेंगे तो ये संभावना पता पहले से ही चल जाएगा कि ये इस जगह पर गड़बड़ कर सकता है और वहां उसको रोकने की व्यवस्था पहले से की जा सकती है। दिवस पंच रात्र पक्ष मास चातुर्मास संवत्सरश्च प्रतिसमानयेत। हिसाब किताब लिखते समय हर दिन का भी लिखना है, 5 दिन में एक बार उसका एक यानी शॉर्ट टाइम का वो एक संकलन यानी हिसाब हो जाए, 5 दिन का इतना, अगले 5 दिन का इतना, फिर पक्ष में एक बार, फिर मास में एक बार, इस प्रकार अलग अलग समय सीमाओं को लेते हुए हिसाब किताब जो है वो लिखना चाहिए। यानी ये 5 दिन का इतना, अगले 5 दिन का इतना, अब फिर अगले 5 दिन में पक्ष पूरा हो जाएगा तो पूरा इस पक्ष का इतना। तो इस प्रकार 5 दिन की दृष्टि से भी लिखना है, पक्ष की दृष्टि से भी, मास की दृष्टि से भी, 4-4 मासों की दृष्टि से भी और साल की दृष्टि से, अलग अलग प्रकार से निबंध में वो सारे लिखने होंगे। युष्ट देश काल अनुवृत्ति प्रमाणदायक दापक निबंधक प्रतिग्राहकैश्च आयम समानयेत। आय जो होता है उसको रजिस्ट्री में लिखते समय व्यष्ट यानी राजा का वर्ष, फलाना राजा अभी राज्य कर रहा है, इनके सिंहासन पर बैठे इतने वर्ष हुए हैं, इतनेवा वर्ष चल रहा है। तो इस प्रकार विष्ट देश और काल, कहाँ से आय प्राप्त हुआ है, कौन से महीने आदि में प्राप्त हुआ है, और आय मुख क्या है। आय मुख की चर्चा हुई थी पीछे, आय शरीर और आय मुख है, तो किस मुख से प्राप्त हुआ है। उत्पत्ति उत्पत्ति से यहाँ आय प्राप्त होने के बाद अपने पास जो उसकी बढ़ोतरी यानी वृद्धि हुई है, किसी प्रकार के वैल्यू एडिशन आदि किया हो, एक वो भी लिखना है। अनुवृत्ति अनुवृत्ति से यह स्थान परिवर्तन यानी दूसरे कार्यालय से प्राप्त हुआ तो वो अनुवृत्ति है, वो भी लिखना चाहिए, फलाना जगह से आया। प्रमाणदायक, प्रमाण यानी मात्रा, इतना है, वॉल्यूम हो अथवा वेट हो जो भी, वो लिखना है। दायक फलाना अधिकारी के द्वारा, अथवा दापक फलाना अधिकारी फलाना व्यक्ति को भेजकर दिया है, तो जो लाया है और जिसने भेजा है वो दापक है। निबंधक लिखने वाला मैं फलाना व्यक्ति लिख रहा हूँ अपने सिग्नेचर आदि के द्वारा, उनका नाम भी उसमें आवे। प्रतिग्राहक यानी ग्रहण किसने किया वो भी, यानी लिखने वाला ग्रहण नहीं करेगा, ग्रहण करने वाला अधिकारी अलग रहेगा, सन्निधाता या उसके नीचे जो अधिकारी होंगे। फलाना व्यक्ति ने भेजा है, फलाना व्यक्ति आके दिया है, फलाना ने दिया है और मैं फलाना व्यक्ति इसको अंकित कर रहा हूं। तो इस प्रकार सारा लेख होना चाहिए आय संबंधी। और यही बात व्यय के विषय में भी कह रहे, युष्ट देश काल मुख लाभ कारण देय योगा परिमाण जापकोद्धारक निधात्रिक प्रतिग्राहकैश्च व्ययम समानयेत। इष्ट तो बताया राजा का वर्ष है, देश काल मुख और
ये व्यय का विषय है पर लाभ लिखा जा रहा है, तो या तो किस लाभ की दृष्टि से व्यय किया जा रहा है वो लिखना चाहिए, कारण लिखना चाहिए किस बात पर व्यय हुआ है। देय योग, देय अलग है जो योग अलग है। देय यानी क्या वस्तु दिया गया है, हर बार पैसे नहीं देते वस्तु भी देते हैं, तो वस्तु। योग, योग से तो क्वालिटी लिया जा रहा है व्याख्याकारों के अनुसार। परिमाण यानी उसकी मात्रा, कितनी मात्रा में व्यय हुआ है और किसके आज्ञा से व्यय हुआ है, और उद्धार यानी किसने वो पैसे दिया है। इसको एक तो किसने आज्ञा दी वो पैसे देने के लिए, और किसने उसको दी, और किसने लेखन की, निधात्रिक लेखन करने वाला। नहीं नहीं, जो देने वाला अधिकारी है भंडागार इत्यादि से, कोष में से जो देने वाला अधिकारी, एक तो आज्ञा देने वाला राजा मंत्री या जो उच्च अधिकारी हैं, और एक लेने वाला, और एक कोष में से निकाल के देने वाला, और एक प्रतिग्राहक। ये उद्धारक और प्रतिग्राहक एक ही दिख रहे हैं। वैसे प्रतिग्राहक तो सीधा स्पष्ट है कि जो देने वाला है, प्राप्त करने वाला। उद्धारक, वैसे उद्धारक तो लिखने वाला होना चाहिए। यहाँ अनुवाद हिंदी में कुछ गड़बड़ी लगता है, तो इन सब विवरण के साथ व्यय जो है लिखा जाए। युष्ट देश काल मुखानुवर्तन रूप लक्षण परिमाण निक्षेप भाजन गोदायकैश्च नीवीं समानयेत्। तो इसी प्रकार नीवी यानी जो बचा हुआ है वो भी राजा का वर्ष, देश, काल, आयमुख, अनुवर्तन यानी कहाँ से, कौन से कार्यालय से आया है, अनुवर्तन, रूप यानी द्रव्य का स्वरूप वो क्या है, अनाज है अथवा लोहा आदि है, वो उसका रूप है। और लक्षण यानी वो कैसी है, वो उसकी स्थिति क्या है, अच्छी है, खराब है, पुराना है, नया है। परिमाण यानी मात्रा, और निक्षेप भाजन जिस बर्तन में वो रखा हुआ है, यानी बड़ा सा स्टोर होगा तो कौन सी जगह पर रखा हुआ है, वो अंदर जो है वो सारे नामकरण आदि होता है। हाउस वन, हाउस टू, हाउस में अलमारी वन, अलमारी टू, इस प्रकार से जो व्यवस्था है किस जगह पर रखा है, कितनी। तो एक तो वो भी निक्षेप भाजन। गोदायक, गोदायक का मतलब है रक्षा करने वाला अधिकारी, किसकी सुरक्षा में ये रखा हुआ है। इस प्रकार जो है नीवी के बारे में लिखे। खर्च होने के बाद जो बचा हुआ जहां रखा गया, ये सारे विवरण ये लिखने हैं। राजार्थे अर्थकारिणक अर्थकारणिकस्य अप्रतिबन्धतः प्रतिषेधयतो वा आज्ञां निबन्धादाय व्ययमन्यथा वा विकल्पयतः पूर्वसहस्रदण्डः। राजा के लिए जो अर्थ का लेन देन इत्यादि जो होता है, उस संबंध में जो लेन देन है उसको ठीक से ना करने वाला
अथवा मना करने वाले, राजा ने आदेश दिया कि इसको 100 रुपए दो, पर अधिकारी के पास आए तो मना कर देता है। एक तो देता नहीं है ठीक से और मना कर देता है, तो अथवा देकर उसका निबंधन नहीं करता है, पुस्तक में एंट्री नहीं करता है, अथवा गलत एंट्री करता है। इस प्रकार जो गड़बड़ करता है अधिकारी, उसको पूर्व साहस दंड में होना चाहिए। क्रमावहीनम उत्क्रमम अविज्ञातम पुनरुक्तम व वस्तुकम अविलिखतो द्वादशपनो दंड। जो गलत क्रम से यानी क्रम छूट चुका है ऐसा जो लेखन है, अथवा उल्टे क्रम से पहले का बाद में लिखा, बाद का पहले लिखा, अविज्ञातम कुछ ऐसा लिखा कुछ समझ ही नहीं आ रहा, आम रूप से जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं। पुनरुक्तम जो दोबारा लिख दिया, एक ही खर्च है 2 बार लिख दिया। वह वस्तुकम अविलिखतः अथवा लिखा ही नहीं, इस प्रकार की गलती करने पर 12 का दंड है। नीवी अवलिखतो द्विगुणः, नीवी यानी बचा हुआ अमाउंट को गलत लिखने पर दुगुना दंड है। भक्षय तो अष्टगुणः, जो बचा हुआ अमाउंट को जो खा गया है उसको 8 गुना दंड है। नाशयतः पंचबंधः प्रतिदानम च, जो नाश कर दिया, नष्ट कर दिया, उसकी सुरक्षा करनी चाहिए थी पर किया नहीं और नष्ट कर दिया, तो उसको पंचबंधः प्रतिदानम च, पंचबंधः 5 गुना, जितनी गड़बड़ी है उतना तो वापस करेगा और 5 गुना दंड अतिरिक्त है। मिथ्यावादी स्थेय दंड है, झूठ बोलने पे चोरी का जो दंड है वो लग जाएगा। पश्चात प्रतिज्ञाते द्विगुण है, पहली बार तो बोला नहीं, दूसरी बार बोला, जब उसको समझाया कि ये गलती तूने की है, दूसरी बार में मान लिया तो दुगुना दंड। प्रस्फुटोत्पन्न भूल के दोबारा याद आने पे बताया तो भी दुगना दंड है। अपराधम सहेत अल्पम तुष्येदल्पेपि चोदये महोपकारम च अध्यक्षम प्रग्रहेण भुजयेत। छोटी मोटी गलतियों पे तो ध्यान ना दे ज्यादा, क्योंकि लेखन जो प्रक्रिया है उसमें थोड़ी बहुत तो गलतियां होती है, तो उस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। पर जो अधिकारी थोड़ा सा भी लाभ उत्पन्न करता है तो उसको शाबाशी मिलनी चाहिए कि तुम्हारे इस काम के कारण कुल मिलाकर राज्य में आय बढ़ा है। तो इस प्रकार जो है उसके अधिकारियों के साथ राजा या बड़े अधिकारी व्यवहार करें, क्योंकि ये जो अध्यक्ष पद है ये सारा कामकाज लेखा जोख लिखना, मेंटेन करना, याद रखना, ये इतना सरल नहीं है, कठिन है और राज्य के लिए बहुत ज्यादा उपकार करने वाला है विषय। इसलिए जो ये काम करते हैं उसको उचित सम्मान, आचार व्यवहार आदि के द्वारा राजा करता रहे। तो ये है अक्षपटले गाणनिक अधिकार, ऑडिटर ऑफिस में ऑडिटर का काम। ये सिस्टमेटिक जो ये सारा लेखन इत्यादि की जो व्यवस्था आज भी है, तो ये वहीं से आया हुआ है। इसमें सबसे प्राचीन परंपरा यदि हम ढूंढेंगे तो भारत ही मिलेगा। इस प्रकार बहुत व्यवस्थित लेखा जोख जो मेंटेन किया जाता है। इसी कारण से
प्रशासन जो है बहुत सरलता से चलता है और एक-एक राजा के बाद बहुत संपत्ति इकट्ठा होती थी, क्योंकि आय व्यय इत्यादि पर पूरा ध्यान दिया जाता था, जिससे कि बजट सही तरीके से बनाया जाता था। तो यह अध्याय पूरा हो गया, कुछ पूछना है? नमस्ते सर जी। हाँ जी। ये जो ये पण होता था, ये मतलब ये 12 सिक्का, जैसे आजकल बोलते जैसे 10 रुपया का सिक्का होता है, ऐसे उसमें 12 रुपया का सिक्का सर होता है ऐसा? भास्कराचार्य के अनुसार जो है, वराटकानां दशकद्वयं यत् सा काकिनी ताश्च पनश्च तस्रः। सबसे जो नीचे जो है ना कायन, वो कोड़ी जो कहते हैं, वो 20 कोड़ी को एक काकड़ी कहते हैं, और वो 4 काकड़ी एक पण है। ते षोडशो द्रह्म इहावगम्यो द्रह्मस्तथा षोडशविष्टनिष्कः। 16 पन एक द्रह्म है और 16 द्रह्म एक निष्क यानी सोने की सिक्का है। यह व्यवस्था भास्कराचार्य के समय की थी। ठीक है। एक एक पन में 80 कोड़ी 80 कोड़ी है। तो ये द्विगुणः अष्टगुणः मतलब बहुत बड़ा दंड माना जाता है, ये एक सामान्य दंड है? भैया अभी हमें नहीं पता, जैसे आजकल हम कह सकते हैं कि भाई यानी ये पता होता ना, या एक निष्क जो है ना, 1 तोला सोने का कायन होता है। ठीक है। उसमें 256वां हिस्सा है पण। समझ में आया? 256वां हिस्सा? हाँ, लगभग 11 ग्राम होता है 1 तोला। उसका 256वां हिस्सा एक पण है, यानी 1 ग्राम में करीब करीब 25वां हिस्सा। ठीक है। मतलब बाकी तो गणित उस आप समय कर ये लेना। दंड बहुत काफी बड़ा माना जाता होगा, तभी इतना ऐसा लग रहा है। अब उस समय जो दंड व्यवस्था दिया होगा पण का। हाँ, वो तो ठीक है। 200 पण तो ठीक ठाक हो जाते हैं रे। 200 पण जो है ना, 1 ग्राम करीब करीब सोना हो जाता है। और आज के हिसाब से उसको देखेंगे कितना पड़ जाएगा ऐसे करने वालों को? मुझे ध्यान नहीं अभी सोने का क्या भाव है, मयूर जी को पता होगा। मयूर जी क्या भाव चल रहा है सोना? आप देख लेना, नेट पे पता चलेगा आपको। ठीक है। सोना चल रहा है अभी? हाँ, एक तो सोना जो तोलते है ना, क्या? ये जो तो सोना जो तोलमान हो रहा है स्वतंत्र सोने तौल का, क्या? मैं समझा नहीं, क्या कह रहे हैं? वो प्राचीन के में भैया आपकी आवाज बहुत कटता आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। नेटवर्क करते हैं। अच्छा, अच्छा, ठीक। ठीक है, ये तो सारी बातें आपको इंटरनेट से पता हाँ, ठीक है चलेगी। सर। ठीक है जी। नमस्ते। ओंकार करेंगे। हाँ। ओ